Hi everyone. Good evening, Ishita, Himani, Ramit. How are you all? Okay. So आज हम करने वाले हैं हमारे तीनों नए कॉन्सेप्ट जो थे, है ना, जो फ्री ऑन बोर्ड, एक्स बोर्ड, एक्स शिप एंड एक्स रेलवे एंड CIF टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले हैं हम, है ना। तो अभी उसके साथ मैं आपको फटाफट आई ट्राई टू गिव अ क्विक राउंड अप ऑफ सेक्शन 31 ऑनवर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि वो प्री में आता है, मैंने स्पेशली मेंशन करा था, बिकॉज पीपल हु आर अटेम्प्टिंग, हु आर सिटिंग फॉर द प्री, आई थिंक इट विल हेल्प देम एज वेल। ठीक है। Also, for a fact, the one case that we discussed yesterday, the final answer to the we'll discuss, we'll read it again, and then we'll finally decipher what is the answer for that case. कल जो पुनीत ने बोला था, आंसर वर्क्स दैट वे ओनली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स. विल रीड दैट अगेन एंड डिसाइफर. ठीक है. विल कंपेयर इट विद द बेयर लैंग्वेज एंड देन विल फाइनलाइज. ठीक है. एंड ऑल्सो डिक्टेशन पार्ट आई थिंक हैज बीन डन सो फार. कहां तक हुआ है रजे? 29 तक, 30 तक हो गया. All right, perfect everyone. So let us just open the Bear Act once and Duni Chandra Ataria का केस दोनों खोल लीजिए एक बार. Okay. सेल बाय पर्सन इन पोजेशन एंड. अच्छा, हमने देखा सेक्शन 27 क्या बात करता था. सेक्शन 27 बात करता था कि यार देखो, समथिंग विच यू डोंट हैव यू कांट गिव इट, है ना. ओनरशिप अब है नहीं तो दोगे कैसे, है ना. कुछ एक्सेप्शंस थी, कुछ एक्सेप्शंस पहली दो 27 के अंदर ही थी. तीसरी 27 प्रोवाइजो में थी, चौथी 28, देन 29, देन थर्ड क्लॉज 1, थर्ड क्लॉज 2, देन 54. यही था. ठीक है. 54 वाली जो है वो हम बाद में देखते हैं रीसेल के साथ चल के. जब हम रीसेल करेंगे उसके साथ हम देखेंगे 54 वाली एक्सेप्शन. उसके अलावा बाकी जो एक्सेप्शन थी हमने पहले देख ली है. ठीक है. एटलीस्ट समझ तो नहीं है सारी. ठीक है. या सो द पॉइंट इज कि ओके. हाँ, तो हम 29 तक हमने कल 29 में ना हमने वॉइडेबल वाली जो चीज थी उसमें केस करा था, धोनीचंद्र इटालिया वाला. ठीक है. जिसमें हमने क्या देखा था, फैक्ट्स उसके क्या कहते थे कि यार देखो, मेरे को ना आपको कुछ अपने शेयर्स बेचने हैं शेयर सर्टिफिकेट के साथ. ठीक है. मैंने अपने एजेंट को भेज दिया आपके पास और बोला पहले पैसे पकड़ना फिर वो डॉक्यूमेंट देना. उसने आपसे डॉक्यूमेंट पकड़े और आपने दिए. उसने आपको बोला पैसे ला रहा हूं अंदर से, और वो किसी और को बेचने चला गया. उल्टा आपको पैसे भी नहीं दिए और कहीं और बेचने भी चला गया. ठीक है. तो टेक्निकली ये फ्रॉड फ्रॉड हो गया आपके साथ. ठीक है. हमने तो सोचा था कि यार हम चीज तभी क्या कहते हैं, तो ये चीज तभी उसकी होगी जब वो पैसे देगा. राइट. उसने आपको पैसे नहीं दिए, चीज भी ले ली. ठीक है. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि सेक्शन 17 कहता है फ्रॉड हुआ है. फ्रॉड हो जाता है तो सेक्शन 19 ICA के अकॉर्डिंग वो चीज वॉइडेबल हो जाती है ना. तो वॉइडेबल है तो उसको वॉइड डिक्लेयर करवाना पड़ता है. जब तक वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाते हो तब तक वो वैलिड होती है. और जब तक वो वैलिड है उस दौरान, उसी वैलिडिटी के दौरान वो बंदा किसी और को बेच देता है तो आपका केस सेक्शन 29 के अंदर फिट हो जाता है. सेक्शन 29 के अंदर केस फिट हो जाने का क्या मतलब होता है कि यार जो तीसरा बंदा जो खरीदने वाला है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा. बस यही केस है. ये हमने देखा था. तो द पर्सन हु इज परचेजिंग विल गेट अ गुड टाइटल. ठीक है. ये हमने लास्ट के लिए पे खत्म करा था. ठीक है. इसको आप अपने एक्सप्लेनेशन से लिख लेना. जो मैंने आपको बात बताई है इसको अपनी लैंग्वेज में घर जाके नोट डाउन कर लेना. ठीक है. जो 3-4 लाइनें कल छुड़वाई थी, यू कैन फिल दोज लाइंस नाउ. प्रीति कल वाला लेक्चर लगाया था रजय? ऑनलाइन लगाया था. अच्छा, मुझे नहीं याद रहता. ऐसे हो जाते हैं कि हम मतलब है ही था. मैंने नहीं छोड़ा कभी. अभी तो ठीक है. ओके. आप आ जाओ अब. हाँ, वो कराने लगी हूँ. हाँ, वही कराती हूँ. ठीक है. एक काम करो पहले ना प्लीज, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की ना डिक्टेशन दे रही हूँ. 1.5 पेज की डिक्टेशन है, 3-4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की. वाइल वी राइट, एक एक लिख के एक एक समझते जाएंगे. ठीक है. एक एक लिखेंगे, एक एक समझेंगे. थोड़े से स्टूपिड कॉन्सेप्ट मेरे को क्यों लगते हैं? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं लगती मुझे, किसी दूर दूर में कहीं से जरूरत नहीं लगती है. ठीक है. लेकिन प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में कहीं नहीं आता है, कहीं नहीं आना है मेंस में. लेकिन प्री में मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हुए अपनी आंखों से. पता नहीं कौन सा पेपर लेटली भी देख रही थी, उसमें भी CIF वर्ड यूज था. अब CIF वर्ड ही नहीं पता होगा तो CIF के बारे में लिखोगे क्या? जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रूल लगे, CIF के लिए रूल्स थोड़े बदल जाते हैं. ठीक है. प्लीज स्टार्ट राइटिंग. ऐसे डालो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. पहला डालो CIF. इंस होगा. ठीक है.
ऐसे लिखवाती जाऊंगी. CIF का फुल फॉर्म लिखो आप, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. ऐसा खत्म हो गया क्या? कहां पे पहुंच गए हो? FREIGHT. ट्रैवलिंग कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस. ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस. कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. CIF टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ये वाला. ठीक है, ओके. Please write down. CIF is a contract. CIF is a contract for the sale of goods by the delivery of documents. By the delivery of documents such as bill of lading, comma, insurance policy, comma, invoice of the goods. Invoice of the goods. Drop. In case of CIF contract, in the case of CIF contract, it is the seller's duty to ship the goods of the description mentioned in the contract. To ship the goods of the description mentioned in the contract, comma, to ship the goods in time, to ship the goods in time, comma, to make out an invoice of the goods, make out an invoice of the goods contracted, make out an invoice of the goods contracted in which price is inclusive, in which price is inclusive of freight and insurance. Price is inclusive of freight and insurance. The bill of lading should contain, the bill of lading should contain correct date of shipment, correct date of shipment, comma, name of the vessel containing goods, name of the vessel containing goods, goods, comma, vessel is बर्तन, सॉरी बोल रही हूँ, शिप या ट्रांसपोर्ट है ना यहाँ पे. Vessel containing goods, कहाँ गया? Comma, description of the goods, comma, their value, comma, their value, etc. Further, लिखना है, सब कुछ लिखना है, etc. के बाद full stop. Further, comma, it is the seller's responsibility to tender to the buyer the bill of lading, tender to the buyer the bill of lading, comma, insurance policy and invoice of the goods. Stop. On the other hand,
The ownership passes to the buyer when the seller makes the delivery of document of title of goods to the buyer. However, the buyer can reject the goods after inspection if they are not according to the contract. No doubt, the property in the goods passes. The buyer when he accepts the documents. But in case if buyer rejects the goods, the property revests in the seller. सुनो, जब एक कहीं पे भी CIF कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा ना, तो आपने क्या अंदाजा लगाना है कि यार CIF कॉन्ट्रैक्ट इज सोनली बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स. इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या माना जाएगा, जब आप आगे चल के चीजें पढ़ने वाले हो ना 31 ऑनवर्ड्स, ये चीजें में ये जो हम पढ़ रहे हैं ना तीनों चीजें, ये में 31 ऑनवर्ड्स ही काम आनी है. उससे पहले तक इसकी कोई जरूरत नहीं है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने की. इससे पहले कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाएंगे. इससे विद रिगार्ड्स टू अगर एफओबी होता तो, अगर सीआईएफ होता तो, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं. वहां पे क्यों पूछे जाने हैं, गिविंग यू द रेफरेंस फर्स्ट. होगा क्या, हमारे को तो जनरल रूल्स पता है कि यार जैसी बायर ने, जैसी सेलर ने गुड्स शिप पे सामान चढ़ाया, बायर की जिम्मेदारी. जनरल रूल जब हम पढ़ेंगे ना तो यही पढ़ेंगे. लेकिन जब वहां पे स्पेशली सीआईएफ लिखा होगा तो आप दिमाग लगाओगे कि यार सीआईएफ में तो अलग रूल्स थे. गेट माय पॉइंट. और सीआईएफ के अलग रूल्स क्या हैं कि सीआईएफ में सेलर क्या करता है, सेलर की ड्यूटी होती है टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. he'll prepare a comprehensive bill. किस चीज का कॉम्प्रिहेंसिव बिल? विद रिगार्ड्स टू गुड्स के पैसे तो लगने ही है. गुड्स कितने के थे, इनवॉइस, रास्ते का खर्चा कितना आया, और उसकी इंश्योरेंस भी करा के भेज रहा है. खराब करो हो गए तो उसकी इंश्योरेंस भी हो रखी है. तो ये जो बिल है सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में तैयार करवाता है सेलर. ठीक है. और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, जब तक ये डॉक्यूमेंट बायर के हाथ में नहीं पहुंच जाता तब तक सारी सिरदर्दी सेलर की ही होती है. ठीक है. चाहे गुड्स चढ़ गए हैं, जब तक डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता बायर के हाथ में तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं मानी जाती है. ठीक है. तो टेक्निकली बेसिकली आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा अलग है ये, इसीलिए इसको एक्सेप्शन की तरह ही ट्रीट करा जाता है. एक्सेप्शन की तरह नहीं कहूंगी मैं, जब आपको मैं अभी कराऊंगी सेक्शन 31 साथ में लिखवाऊंगी कि सीआईएफ के लिए क्या है, क्वेश्चन कहां से आना है एग्जैक्टली इसका. ठीक है. उसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भेज रहा हूं, वो था वो तो नहीं ना, ऐसा इसके साथ नहीं. अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल देखो, हाँ वो हो सकता है. अब ये देखो पुनीत, मैंने क्या करा, मैंने आपको ना पहले डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया, गुड्स बाद में पहुंचे. तो जैसे ही डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचा, आपकी सिरदर्दी हो गई है. हाँ यस, डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा, डॉक्यूमेंट की पहुंचने पे. यस. और सुनो, अब हुआ क्या, अब हमने तो डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया, अब तक डॉक्यूमेंट पहुंच गया सेल बायर तक, मैं खरीदने वाली हूँ. आपने तो इंश्योरेंस करा के सब कुछ करा के डॉक्यूमेंट पहुंचा, डॉक्यूमेंट मेरे तक पहुंच गया, गुड्स आ रहे हैं रास्ते में.
अब जैसे डॉक्यूमेंट मेरे पास आया, ओनर तो मैं बन गई उनकी। अब आए रास्ते में गुड्स, मैंने आगे देखा यार मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उनको वापस करना चाहती हूँ, आई वांट टू रिजेक्ट द डिलीवरी, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट देम नाउ। तब क्या होगा, वो वापस से जो हमारे में वेस्ट हो गई थी, क्या होगी, ओनरशिप वेस्ट हो गई थी हमारे में, अब हम बन गए थे ओनर, तो वापस से वो रीवेस्ट हो जाएगी इन द सेलर, इन केस वी डिनाई एक्सेप्टिंग द गुड्स, ठीक है, इफ द गुड्स डू नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन। मुझे पता है बहुत ही स्टूपिड साउंड कर रहा है ये कॉन्सेप्ट, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सच में बहुत सारे रिडंडेंट प्रोविजन हैं, हमेशा बोलती हूँ, आई कैंट हेल्प इट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिख लो। सही में काम का तो है, कम से कम हमें पता तो होता कहां जाना है। इन एफओबी, एफओबी सेकंड है ये, फ्री ऑन बोर्ड, बी फ्री ऑन बोर्ड, ON BOARD, ऑन बोर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन एफओबी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, in FOB type of contract, it is the seller's duty, responsibility, it is the seller's responsibility to put the goods on board, to put the goods on board for the purpose of transmission to the buyer, for the purpose of transmission to the buyer, comma, the buyer, comma, seller has to bear the cost, seller has to bear the cost of putting the goods on board, of putting the goods on board, comma, it is a seller's responsibility, it is a seller's responsibility to load, nahi, to procure, it is seller's responsibility to procure the bill of lading in the name of the buyer, procure the bill of lading in the name of the buyer, and to give notice to the buyer of the shipment, and to give notice to the buyer of the shipment. Stop. Delivery is complete, delivery is complete as soon as the goods of the description, the goods of the description as mentioned in the contract, as mentioned in the contract, are placed on board, are placed on board. Thereafter, thereafter, normal contract जैसा हो गया तो, thereafter, the goods remain at the risk of the buyer. Thereafter, the goods remain at the risk of the buyer as property passed, the risk remain at the risk of the buyer as property passed the moment the goods are duly shipped and the buyer was intimated about the shipment, and the buyer was intimated about the shipment. However, buyer has the right to reject the goods if the goods are not in accordance with the contract.
ठीक है, नीचे लिखो इन FOB type of contract, insurance has to be done. Insurance has to be done by the buyer. Only responsibility of the seller, only responsibility of the seller is to inform and is to load and inform, is to load and inform the buyer. Easy. FOB सिंपल, वेरी सिंपल कि आप ना वो उसमें पहले वो इंश्योरेंस भी करा के भेज रहा है, सब कुछ करा के भेज रहा है, सिरदर्दी अपनी रख रहा है, इसमें वो उसके नाम पे बिल ऑफ लीडिंग इशू करा रहा है कि चलो जी मेरी सिरदर्दी है ही नहीं, इंश्योरेंस भी खुद कराओ, सब कुछ खुद कराओ, मेरा चढ़ाने की सिरदर्दी थी वो मैंने चढ़ा दी है। ऐसी CIF होते हैं? अच्छा, प्रैक्टिकली? हाँ, राइट राइट, हाँ, अच्छा, ओके, राइट। नेक्स्ट, थर्ड, एक्स शिप, EX स्पेस शिप, EX एक्स शिप टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फ्री ऑन बोर्ड है ना, वैसे फ्री ऑन रेल भी होता है, बट वो बोर्ड मतलब शिप है, रोयल मतलब रेल है, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। सारे यार 23 फ्री ऑन मतलब तो उनका वही निकल रहा है ना, जनरल मतलब निकल रहा है। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल अगर दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, फ्री ऑन बोर्ड शिप का है, फ्री ऑन रोल रेलवे का है, ठीक है, ओके। एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताऊंगी ना, अभी अभी मैं आपको जब 31 कराऊंगी ना उसी के साथ आना इसका, 31, 32, 33 इनके सबके साथ आना, मैं बता दूंगी, ठीक है। इन एक्स शिप टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, in X ship type of contract, the seller undertakes to ship the goods and deliver the goods to the buyer, and deliver the goods to the buyer at the port of destination. As soon as the ship arrives, as soon as the ship arrives at the port of destination, at the port of destination, comma, the seller intimates to the buyer, seller intimates to the buyer to take delivery. Full stop. The seller is liable, God bless you. The seller is liable to unload the goods and the goods. प्रीत मेरे से ना आर्टिकल्स लेके जाना आज, लाए हो? हाँ, मैं भी मेरे मेरे नीचे पड़ा है, वहां से लेके जाना, ठीक है। The seller is liable to unload the goods and the goods are at the risk of the seller until the goods are delivered to the buyer. Delivered to the buyer. Stop. Buyer has the right to inspect the goods at the time of taking delivery. The property in goods
passes to the buyer, passes to the buyer after he accepts the goods. After he accepts the goods. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, चढ़ाना भी जिम्मेदारी है, उतारना भी जिम्मेदारी है. बस जब तक उतार के बायर को दिखा दो, बायर पसंद कर ले, तब तक आपकी जिम्मेदारी है. जब तक बायर ने हाँ नहीं करी, तब तक सेलर इज रिस्पॉन्सिबल. जैसे ही बायर हाँ करेगा, बायर रिस्पॉन्सिबल. बट ये वेरी लेसली 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 वर्सेस शील. हाँ वो तो अलग है. हाँ मैं बोली लेस कॉमनली यूज. लेसली कोई वर्ड नहीं है, वेरी लेस कॉमनली यूज्ड. ये एक्स शिप कहीं नहीं दिखेगा, क्वेश्चन में भी बहुत कम दिखता है, बट है तो लिखवा दिया. ठीक है, अब एक काम करो, एक बार 31 पे चैप्टर 4 पे आओ एक बार. Duties of seller and buyer. It is the duty of the seller, section 31. It is the duty of the seller to deliver the goods. It is the duty of the seller to deliver the goods and the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale. तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, सेलर की ड्यूटी क्या है, गुड्स डिलीवर करना. बायर की ड्यूटी क्या है, उनको एक्सेप्ट करना. तो हमें रेसिप्रोकल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहां पे लेकर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकल ड्यूटीज कहां पे बात करी गई है, सेक्शन नंबर 31 में. ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आएगा. कैसे ऐसी है? अच्छा नहीं, अगर आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन ये होगा, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट दोनों नहीं पूछेंगे इकट्ठे. ठीक है, वैसे अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकल ड्यूटीज कहां पे हैं, तो आपको लिखना है सेक्शन नंबर 31 में है. ठीक है, हाँ जी. तो उन्होंने क्या बोला, ड्यूटी ऑफ द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स, राइट, यही लिखा है. तो इसका एक्सेप्शन लिख लो, CIF. The seller's duty is not to deliver the goods but only the document of title to the goods. ठीक है, लिख लो नॉट एप्लीकेबल टू CIF, ऐसे करके कुछ लिख लो बैरक पे, ताकि जितनी बार पढ़ो नजर जाए. ठीक है, नेक्स्ट पे चलें. ऐसे का इसमें से क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसे का क्वेश्चन आता है, मतलब पुनीत में को क्वेश्चन की फॉर्मेशन याद नहीं आ रही है, पर ऐसे स्टार्टिंग में लिखा होता है इन CIF इट इज द सेलर्स ड्यूटी टू ऐसे करके कुछ, या कुछ भी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 32 पे आ जाए. ओके, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस अनलेस अदरवाइज अग्रीड. हो सकता है उधारी पे दी हो सकता है उधारी पे दी हो. ठीक है, ओके. Delivery of the goods and payment of the price are concurrent conditions. That is to say, the seller shall be ready and willing to give the possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for possession of the goods. हम जानते हैं ready and willing को, जब हम SRA में पढ़ा होगा आपने सेक्शन नंबर 16 में, रेडी एंड विलिंगनेस, रेडीनेस एंड विलिंगनेस, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, है ना. तो रेडीनेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेडीनेस इज आर मोस्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन. ठीक है, एंड विलिंगनेस इज आर इच्छा. ठीक है, विलिंगनेस इज मंशा, रेडीनेस इज तैयारी. ठीक है, तो टेक्निकली अ पर्सन शुड बी बोथ for the purpose of SOGA also, for the purpose of SRA. In that case also you have to prove your readiness and willingness. ठीक है, यही था ना. But technically in this case what is required is that the person, these are going to be concurrent conditions unless otherwise agreed. इसका मतलब क्या है, the person who is okay, I'm offering to you कि यार मैं सामान बेचूंगी, मेरी इच्छा भी है और मेरे पास पड़ा भी है सामान. और पैसे के केस में भी, अगर मैं पैसे देने वाली हूँ, खरीदार हूँ, तो मेरे पास पैसे देने की इच्छा भी है और पैसे देने की औकात भी. सिंपल. ठीक है, ये कॉन्करेंट कंडीशंस की तरह ट्रीट करी जाती हैं. ओके, और ये जो रेडीनेस वर्ड है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेलर हैज द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकती है, तो भी वो रेडी ही माना जाएगा. हो सकता है ये सामान मेरे एजेंट के पास पड़ा है, मेरे पास तो पड़ा नहीं है, हो गया तेरे पास तैयारी का बेचने की सामान, यू डोंट लुक रेडी, आई हैव द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, आई एम रेडी. ठीक है, ओके. और चाहिए हमने विलिंगनेस पेमेंट की जब बात कर रहे हैं, तो चाहिए हमने तैयारी हमारी इंस्टॉलमेंट में पे करने की हो, बट फिर भी वो काफी तैयारी मानी जाती है.
ठीक है, ओके। हाँ जी, और इसमें भी देखो टर्म यूज है डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बट डिलीवरी ऑफ द गुड्स यूज है, इसके एक्सेप्शन भी लिख लो आगे सीआईएफ, कि सीआईएफ में डिलीवरी ऑफ गुड्स सिरदर्दी नहीं है, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट सिरदर्दी है, लिख लो नॉट एप्लीकेबल टू सीआईएफ। आगे चले, 32 डन। 31 क्या है, जल्दी बताओ। जनरल रूल किस क्या कहता है 31, याद करो। एक हाथ दो, एक हाथ लो। आज सॉरी, आप ऑफर करोगे मैं एक्सेप्ट करूंगी, है ना, यही है। ये कहता है कॉन्करेंट कंडीशन, एक हाथ दो एक हाथ लो, 32। ठीक है, क्या कह रहा है, सेलर गुड्स देगा और मैं आपको पैसे दूंगी, है ना, रेडीनेस एंड बिजनेस वाला। 32। 33 पे आ जाओ, 33 की हेडिंग है डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। तो चाहे वो चाबी देना हो कमरे की, गोडाउन की चाबी, चाहे डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, एक्चुअल हो, सिंबॉलिक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, सब कुछ कवर हो जाता है इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन नंबर 33। ये कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery, or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। पहले दो तो समझ आ रहे हैं हमें साफ साफ। पहला क्या कह रहा है कि यार आपने कोई भी ऐसा काम करा जो डिलीवरी की तरह ट्रीट होना है। प्रीति एवरीवन एल्स बोला पहला काम क्या है, पहले डिलीवरी कब मानी जाएगी, जब कोई भी ऐसा काम कर दिया जो डिलीवरी की तरह ट्रीट होना। सेकंड डिलीवरी, सेकंड ने बोला कब मानी जाएगी, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर। इसका असर ही ऐसा कि यार आपकी रेडनेस विलिंगनेस पता लग रही है, आप देना चाहते हो सामान विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल एटसेट्रा। इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन, ठीक है। थर्ड आ जाओ, ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। इसमें क्या हुआ, आपने गुड्स रखवाए थे एक वॉर फिंगर के पास, वॉफ में या किसी उसमें लगा लो, क्या कहते हैं उसे, कोल्ड स्टोरेज में या गोडाउन में कहीं पे गुड्स रखवाए हुए हैं, है ना। तो जो बंदा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ बेली। आप उसे फोन करके बोलते हो यार ये सामान ना पुनीत ने खरीद लिया, ठीक है, पुनीत का, तो नाउ दैट पर्सन इज होल्डिंग गुड्स ऑन हिज बिहाफ नॉट माय बिहाफ, ठीक है, तो वो भी डिलीवरी मानी जाती है। ठीक है, ये लास्ट लाइन इसका मतलब ये होता है। चले आगे, लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन इट। यस, ओके, आपको एक और चीज याद रखनी है इस केस में, इसी लास्ट लाइन पे एक और चीज आपको याद क्या रखने हैं कि यार जब तक बायर, ओरिजिनल बायर कंसेंट नहीं कर देता कि हाँ ये मेरा एजेंट है, अब हुआ क्या, मैंने सामान तो रखा था गोडाउन में, मैंने गोडाउन वाले बंदे को बोला नाम का एंट्री चेंज कर दे, मेरे नाम क्या नहीं है, मेरा सामान पुनीत का हो गया, पुनीत को पता ही नहीं है। जब तक पुनीत को पता नहीं है डिलीवरी कंप्लीट नहीं है, पुनीत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मेरा एजेंट है। Now he is holding that the agent is holding the goods on his behalf, he has to affirm, he should have the knowledge, ठीक है। तो जब तक मैंने वो गुड्स नाम पे तो करवा दिए पुनीत के, बट पुनीत को पता ही नहीं है, तब तक डिलीवरी पूरी नहीं है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल, ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है ना। आप लोग वैसे, मेरे सवाल है, जैसे अब आप सुन रहे हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, हैं? भूलेंगे तो नहीं, नो, you don't feel a need to note it down, like if I was sitting there, generally I had this tendency to write everything that was possible in the world,
है ना. एवरीथिंग दैट टीचर इज अटरिंग, आई हैड दिस टेंडेंसी कि यार ये वर्ड भी मिस हो गया तो पता नहीं कोई दुनिया खराब हो जानी है मेरी तो, है ना. आई यूज्ड टू जस्ट नोट एवरीथिंग डाउन, है ना, चाहे वो सेंस बनाए या ना बनाए. बाद में मुझे बनती नहीं थी कई बारी कि ये क्या लिख दिया मैंने, है ना, कि दिस वाजंट रिक्वायर्ड एट ऑल, या इतना रेपिटेटिव है यार, ये भी तो डिक्टेशन भी है, ये तो मैम ने बोला भी था, ये भी लिख लिया हुआ है. तीन तीन एक ही लाइन को 3 बार मोल्ड कर कर लिख रखा है क्योंकि टीचर ने बोला ऐसे था. और वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता था कि हिंदी में मैम पढ़ा रहे हैं अगर, ठीक है, तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट भी तो करना है लिखने लिखने के टाइम, ठीक है. तो एक सेकंड के लिए भी ऐसा होता था कि ऊपर देखने का टाइम ही नहीं होता था, लाइक एनीबॉडी इन कॉलेज आल्सो, इन स्कूल आल्सो, यार सर ऊपर उठाने देखने का टाइम ही नहीं है क्योंकि जो चल रहा है, तो मुझे तो बस वो सब कुछ लिखना है कन्वर्ट कर करके, मतलब दिमाग में ट्रांसलेशन चल रही होती है फटाफट. वो इतनी, उससे आपकी मतलब एक तो स्पीड बढ़ती है, आपकी ट्रांसलेशन बेटर होती हैं, आपकी वोकैबुलरी भी बेटर होगी, आपके पास हैंड राइटिंग बेटर होगी, सब कुछ बेटर होता है. आपका ना बेसिकली व्हाट डू यू कॉल इट, देयर इज दिस थिंग, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसे, एक टर्म होती है जिससे आप, आई डोंट नो, होती है एक टर्म, कोई टेक्निकल टर्म है कि उससे वो बहुत शार्प होता रहता है, आपको पता नहीं लगता कि, हाँ, देखना, थैंक्स, थैंक्स, वो भी इंटेलेक्ट वर्ड. एक एक ना एक और टर्म आएगी ऐसे कि इसके आसपास आई से जुड़ी जुड़ी होती है, एनीवे इतनी नहीं, इतना तो पता होता मुझे. एनीवे व्हाट एवर द टर्म इज, तो बेसिकली होता क्या रहता है कि हमें नहीं. इंक्विजिटिव इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड फ्रॉम वट एवर आई एम ट्राइंग टू कोट हियर. एनीवे आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यार हमारे जब सारे दिमाग और हाथ एक साथ चल रहे होते हैं ना, और कान, कान दिमाग और हाथ, चुप रहो. नहीं ये नहीं, मैं कहना चाहती हूँ जब हमारे कान दिमाग और हाथ एक साथ चल रहे हैं, कान में कुछ और जा रहा है, दिमाग में कन्वर्ट कुछ हो रहा है और लिखा कुछ और जा रहा है, ठीक है, तब हमारे एक चीज है जो बहुत शार्प हो जाती है और हमें पता भी नहीं लगता. ठीक है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी कन्वर्ज फटाफट ऐसे कोशिश करा करें कि हम सब कुछ नोट करके रख लिया अपने पास. It's not me, it's not because I am teaching, anybody who's teaching just try to note everything down, क्योंकि डाउन द लेन 2 साल बाद 2.5 साल बाद मैं ऑनेस्टली पढ़ा अगर पा रही हूँ तो इसी बेसिस पे पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम सब लिख लिया था. गेट माय पॉइंट. वरना मैं बैठ के इसके ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन नहीं करती रहती बैठ के, है ना. अब ये चीज समझो, कल को भगवान ना करे आपको पढ़ाना पड़े, तो भगवान ना करे नहीं मतलब अगर आप लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते तो क्या हो गया मतलब. हाँ, तो मैंने ये तो बोला. हाँ, अच्छा, हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब पेपर हो ना हो लेकिन आपके पास आपके बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास नोट्स आपके ऐसे तगड़े हो ना कि कहीं पे खड़े कर दो आप, उनके बेसिस पे बहुत कुछ कर पाओ, ठीक है, उनके बेसिस पे आप ऑनेस्टली बहुत कुछ कर सकते हो. आपका टाइम वेस्ट कम होगा जब आपको दोबारा किसी को पढ़ाना पड़ेगा, आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करने बैठनी पड़ेगी. अब आपको लग रहा है आपको याद रहेगा, मैं से कोरे कागज पे लिखवा के ले लो, आपको 1 साल बाद याद नहीं रहेगा, ठीक है. ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे माइनर सी चीज है जिसको हम लात मार देते हैं सोगा को. लिटरली वी किक इट ऑफ लाइक एनीथिंग, ऑल ऑफ अस, आई हैव डन दैट इन माय लाइफ, यू आर गोइंग टू डू दैट, है ना. तो ना इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 2-3 टॉपिक हमारे को याद रहते हैं जी. अनपेड सेलर हम बता देंगे किसी को जी, हम कंडीशन वारंटी ज्यादा से ज्यादा किसी को बता सकते हैं. और तीसरी चीज हम ये बता सकते हैं जो हमने नेमोडेट कोड नॉन हैबिट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं. इसके अलावा आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसी को कुछ बताने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, ना सुनने में इंटरेस्ट रखते हो, है ना, क्योंकि काम आना नहीं है. तो ऐसे एक्ट्स की चीजें याद नहीं रहती है ना यार. Just saying for the purpose of say, for the sake of saying, note everything down. ठीक है एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. आ जाओ, बट ऊपर भी देखते रहना, मुझे ऐसा लगेगा कोई सुन नहीं रहा. ठीक है, ओके. वी आर एट 34 everyone. Okay. Effect of part delivery. A delivery of part of goods. Important है 34. A delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as the delivery of the whole. जनरल चीज, जनरल रूल क्या है कि यार 3 ट्रक मंगाए हैं मैंने सामान के, एक पहुंच गया, मानना जाएगा पूरे की डिलीवरी हो गई है, पूरे ओनर आप ही हो तीनों ट्रकों के, ठीक है, ठीक है. बट a delivery of part of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainder. अगर आपकी नियत है कि यार ये ट्रक अलग जाना है, इसमें अलग सामान है, ये ट्रक अलग से जाना है, इसमें अलग सामान है, देन एक ट्रक के पहुंचने से दूसरे ट्रक के भी ओनर आप नहीं हो जाते हो, समझे. When part delivery is done, we consider whole of it is transferred to you. You are the owner of the whole now.
बिकॉज द इंटेंट वाज कि सारे जाने, सारा सामान इकट्ठा पहुंचाओ श्रद्धा तक, ठीक है। लेकिन अगर वो सेवरे हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर सेवरेंस है ना, सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड आवर इंटेंशन बिहाइंड इट इज दैट वी कैन सेवर इट एनी टाइम, तो तब भाई ठीक है ना, एक ट्रक पहुंचेगा अलग सामान का, दूसरा ट्रक रोक लेना अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया, पूरे की डिलीवरी नहीं होगी श्रद्धा को, ठीक है। जब मैं आपको इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी आगे चल के, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला, तभी मैं गोइंग टू टेल यू दिस पार्ट डिलीवरी एंड होल वाला कैसा सीन बनता है, ठीक है। ओके 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 ओके। तो बेसिकली यहाँ पे बायर के पास अगर आधे गुड्स पहुंचे आपके पास, तो क्या बायर पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर पाएगा? आंसर इज नो। जो भी आधे पहुंच गए वो आपके, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल भी है ना, तो भी जितने आधे पहुंचे वो आपके ही हैं, ठीक है। जो नहीं पहुंचे वो वापस मोड़ लेगा, वो पूरी डिलीवरी होगी। अगर सेवरेबल नेचर है, मैंने आधा एक ट्रक वापस मंगा लिया, एक सामान आधा था, सपोजिटली फ्रूट्स आप तक पहुंच गए, नॉट जो सेवरेबल है उसकी कैसे नहीं, वही तो पढ़ रहे हैं ना, नॉट सेवरेबल की बोल रही हूँ, सेवरेबल में तो नहीं होगा जिसका, ओके। सपोजिटली एक ही ट्रक में बुक्स हैं, दूसरे में भी बुक्स हैं, तो नॉट सेवरेबल है, ठीक है। उसमें तो आधा पहुंचा मतलब पूरा पहुंच गया, कुछ नहीं कर सकता बायर, सॉरी सेलर, कुछ नहीं कर सकता, खत्म। एक में बुक्स है, एक में पेंसिल्स है, ठीक है। बुक्स वाला अब तक पहुंचा, सेलर पेंसिल वाला अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो बुक्स वाले की डिलीवरी आप तक मानी जाएगी, ओनरशिप आप तक ट्रांसफर हुई, पेंसिल वाले की नहीं मानी जाती है अगर वो सेवरेबल नेचर का है और हमारी इंटेंट उसको सेवर करने की है। तो बायर क्या कर सकता है, बायर ऐसे, सेलर ऐसे केस में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रिप्यूडिएट कर पाएगा कि यार अगला भी वापस मंगा लो जो पहुंचा था, नहीं, वो अब श्रद्धा का हो गया है, ठीक है। बेसिक है, ठीक है। इसके ना कुछ एग्जांपल्स देखो, चलो 34 के एग्जांपल्स देखो। A sold goods to B via ship. A sold goods to B via ship. B via ship, full stop. As soon as the ship reached its destination, as soon as the ship reached its destination, comma, captain of the ship started releasing the goods to B. Releasing the goods to B. Full stop. Whether the delivery of first 10 kgs amounts to the delivery of whole. Priti. Delivery of whole. Pavneet. Twinkle. Come to the bare act. Last line देखो. It is intention of sevening it, not just because दो चीजें अलग अलग हैं. Okay. What is going to matter is the intention. उनकी नियत ऐसे है कि यार ये अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल ही अलग कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको अलग अलग ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तब उसको अलग अलग रखोगे आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लो, आंसर इज यस, इट शोज द इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ द कैप्टन दैट ही इज अबाउट टू डिलीवर अदर 90 kgs as well. So the moment the buyer receives 10 kgs, the seller's agent can ask for the complete payment. That is, ठीक है, अपनी भाषा में लिख लो. आगे चले. Take second example, everyone. A sold firewood to B. A sold firewood to B. Stop. It was decided that B will pay after the delivery. B will pay after the delivery. And the delivery has to be done within 2 months. And delivery has to be done within 2 months.
Full stop. B asked for A's permission to take along some firewood at that very moment. So he took a small portion. So he took along a small portion of firewood. Whether this part delivery to be amounted to the delivery of whole. Amounted to the delivery of the whole. To Twinkle. पेमेंट तो तब मांगेगा ना जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ये तो सवाल ये है कि क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई पूरे की, यही तो सवाल है पनीत। भाई फ्रॉड वापस ले लिया उसने, टॉर से वापस दिया और रोडे उसने फ्रॉड बाद में करा। हाँ तो बैंक की तो गलती मानी गई थी। नहीं 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 नहीं, यह पार्ट है रजे। ये एक सेक्शन किसका है? पार्ट डिलीवरी का ना। वहां पे बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था कि हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए किसी को, ओनरशिप किसके पास है ये सवाल था। तो यहाँ पे सवाल है इतने की दे दी तो पूरे की मिल गई क्या, ये सवाल है। दोनों में सवालों का बहुत फर्क है रजे। ठीक है सबको यस लग रहा है? पुनीत को कुछ नहीं लग रहा? डाउट है? The answer has to be no in this case, because in this case the intent was to deliver the goods within 2 months and the contract specially बन रहा है कि डिलीवरी 2 महीने के अंदर अंदर होगी। ठीक है, और पेमेंट कैसे हाँ हाँ पेमेंट आफ्टर डिलीवरी होनी है। ठीक है, तो अगर इतनी सी डिलीवरी को पूरी पूरी डिलीवरी के बराबर माना जाता तो पेमेंट उस टाइम हो जानी चाहिए थी। अगर इतनी सी चीज को पूरी डिलीवरी माना जाता तो पेमेंट आफ्टर डिलीवरी होनी थी, तो टेक्निकली पेमेंट उसी टाइम हो जानी चाहिए थी। तो इन दिस केस इट वाज सेड कि यार ये जो चीज डिलीवर हुई है इट इज नॉट हमारी हमारी नियत वाज नॉट टू डिलीवर द होल एट दैट टाइम हो रहा तो पेमेंट भी उसी टाइम हो जाना चाहिए था। तो 2 महीने का टाइम था, पेमेंट नहीं हुई है, डिलीवरी भी पूरी नहीं हुई है, तो हमारी इंटेंशन इसको अलग रखने की थी, थोड़ा सा हिस्सा लेके बाकी जब पेमेंट आएगी बाकी हम 2 महीने में कर देंगे और तब पेमेंट भी ले लेंगे। ठीक है, चले आगे। A sold 50 kgs sugar to B. A sold 50 kgs sugar to B. Full stop. Sugar is lying at A's warehouse. Sugar is lying at A's warehouse. Stop. B enters into a contract with C. B enters into a contract with C to sell C 10 kgs of sugar. To sell C 10 kgs of sugar. C. D कहां से आ गया? क्या हुआ प्रीति? A sold 50 kgs of sugar to B. Sugar is lying in the godown of lying at A's warehouse. B enters into a contract with C to sell C 10 kgs of sugar. हाँ ठीक है, and informed A to deliver 10 kgs to C. मैंने आपको 50 किलो बेचा, मेरे गोडाउन में पड़ा है।
है ना, वेयर हाउस में पड़ा है, और आपने आगे करा शतर मुझे 50 बेच दिया, आपने 10 आगे किसी और को बेच दिया, और मुझे बोल रहे हो 10 इसी को देना सीधा, होता है ना, ठीक है, ओके। Here the delivery of 10 kgs to C. अब वैसे आंसर लिखने से बोलने से पहले आप मुझे बता दो क्या लगता है कि क्या ये 10 केजीज की डिलीवरी 50 केजीज की डिलीवरी के बराबर मानी जाती, मतलब सबकी डिलीवरी, राइट 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 राइट। Here delivery of 10 kgs of seed did not amount to delivery of other 40 kgs, did not amount to delivery of other 40 kgs, as the intention of the parties, as the intention of the parties was to separate 10 kgs from the rest, from the rest. So seller A cannot ask for complete price. A cannot ask for complete price. Next example. A or B which contract to offer the supply of 5,000 kgs of rice. 5,000 kgs of rice. As per the contract, buyer had to arrange for transport. Buyer had to arrange for transport, which the buyer did. Which the buyer did. One trip could take 1,000 kgs of rice. 1,000 kgs of rice. So whether the delivery of 1,000 kgs amount to delivery of whole. Perfect. Amounted to the delivery of whole. The answer is yes. The seller had no intention to send only those 1,000 kgs. So ठीक है, ठीक है, ओके। अगर इस केस में ऐसा होता है, if in the above case it was decided that 1,000 kgs will be delivered in 2 years, ठीक है, in the batch of 500 kgs each. Here the first batch does not amount to delivery of the whole because intention was to segregate in 2 years. ठीक है, ओके। आई होप 34 का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, या पार्ट डिलीवरी वाला, ठीक है। 35 पे आ जाओ। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ये जनरल रूल है 35 का अगेन। अपार्ट फ्रॉम एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दिया हो कि भाई तुम ही दोगे तो अलग चीज है, लेकिन जनरल रूल क्या है कि सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज। जब तक मांगोगे नहीं तब तक मैं दूंगा नहीं, है ना, ये जनरल रूल है। प्रोवाइडेड अगर कॉन्ट्रैक्ट में अलग चीज है कि यार आज भेज देना, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो चुका कि 4 तारीख को आ जानी है डिलीवरी, तो मैं मांगूंगी क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है 4 तारीख को आनी है, ठीक है। अनपेड सेलर को याद नहीं है, बता दो क्या था उसमें। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, होता कॉन्ट्रैक्ट में रीजनेबल टाइम पे, तो उसकी ड्यूटी है सेलर की पूछना कि कहाँ करना है, किस टाइम पे करना है।
या तो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि किस टाइम कहाँ पे होगी, अगर नहीं किया तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर से पूछे कि भाई कहाँ करनी है, किस जगह करनी है, किस टाइम करनी है। लेकिन यहाँ पे फर्क पता है कैसे पर लग रहा है मुझे पूरी दोनों बातों का, जो आप आईसीए वाली बात बोल रहे हो और इसकी बात को अगर मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ तो ऐसे फर्क नहीं लग रहा? आप भी कंपेयर करके देखना कि यार वहां पे क्या हो रहा है, हमने क्या बोल दिया कि यार बायर सेलर पूछता है, सेलर इज गोइंग टू आस्क, है ना, और वो डिलीवर तब तक नहीं करेगा जब तक बायर हाँ नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है कि सेलर सीधा डिलीवरी नहीं करता है, पूछ रहा है। वहां पे भी तो देखो यार, वहां पे भी सीधा डिलीवरी के लिए तो बोला नहीं गया, वहां पे भी सीधा डिलीवरी के लिए बोला गया कि श्रद्धा गो एंड डिलीवर, ठीक है। तो वहां पे भी हम अगर वो नहीं कुछ डिसाइड हुआ है तो हम पूछ रहे हैं टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कुछ तो हम पूछ रहे हैं कि यार कब देना सामान, यही कर रहे हैं, कहां देना कब देना यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर। फर्क है थोड़ा सा दोनों में, आई थिंक जितना मैं समझ पा रही हूँ, जिन्होंने वो पढ़ रखा है आप कंपेयर करो एक बार उससे। जो प्रॉमिस है उसने जो कहा उसके हिसाब से होगा, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो 42 और 45 कंबाइंड करके लगता है कि अगर टाइम के रिगार्डिंग कुछ नहीं है तो आप टाइम टू से पूछो, सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर प्लेस के रिगार्डिंग नहीं है 45 कहता है, सॉरी 45 49 49 कहता है प्लेस भी पूछो उससे। तो 48 में सिर्फ बायर कहती है जहाँ पे बायर ने अप्लाई करना है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो पहले अप्लाई करे, देन सेलर के पास डिलीवर करेगा। तो ये तो 48 की कॉन्सोनेंस में है और बाकी सभी 48 की कॉन्सोनेंस ही हुई ना ये तो बिल्कुल फिर। अच्छा, तो हम इसको ऐसा नहीं ले सकते क्या, जैसे मैंने पहले एनालाइज करने की कोशिश करी है, जितना मेरे को आईसी याद नहीं है, जैसे आपने बोला तो देखो वहां पे भी हम लोग डिलीवर तो नहीं कर रहे हैं ना, वहां पे भी वी आर आस्किंग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला यार डिलीवर, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो एक अलग चीज की बात करे कि आप पहले पूछ लो कब देना है। ये सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या रूल है, सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या रूल है कि यार आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट डिलीवरिंग, वो मांगेगा तो यू आर डिलीवरिंग, ठीक, वो आगे से बोल रहा है कि अब दे दो, देन यू आर डिलीवरिंग। आई थिंक बनाऊंगे यार इसे 8, अगर वो मांग ही नहीं रहा फिर, वही बोल रही हूँ, अगर वो मांग ही नहीं रहा फिर। कॉन्ट्रैक्ट में तो है मैम कि सेलर पूछता है 51 में सिंपल आईसी तो मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस का रूल ये है ना कि अगर पार्टी परफॉर्म करने को रेडी नहीं है तो आप सोच सकते नहीं परफॉर्म करनी बट फिर बाहर भी तो पूछे ना एक बात, क्या मतलब ना सेलर भी पूछे फीलिंग में सही मतलब इसका तो रूल ये कह रहा ना बाहर पूछे वाले, तो फिर ये वाला रूल क्रिएट करेगा। आई थिंक ऐसा बनेगा, आईसी इज अ जनरल एक्ट, जनरल प्रोविजन, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स के लिए स्पेसिफिकली यही प्रिवेल करेगा यार। क्या सेल ऑफ गुड्स की जब बात आएगी तो हमारा सोगा के लिए यही प्रिवेल करेगा कि बायर जब तक मांगेगा नहीं तब तक मैं डिलीवरी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और देख लो ना इसको कॉन्सोनेंस में देखो, ये वो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन अभी भी नहीं लग रही, पता क्यों नहीं लग रही कॉन्ट्रडिक्शन, तो उसमें आप पूछ रहे हो, ठीक है, इसमें पूछ रहे हो डिलीवर, तो वहां पे भी नहीं कर रहे यार, इन्होंने डिलीवर करने को बोला है। मैंने आपसे अच्छा क्या करा, सुनो सुनो सुनो, ऐसे देख लो, अरे ऐसे देख लो यार, मैंने आपसे पूछ लिया, हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल उठा लो, यही बोल रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है यार कि बायर सेलर पूछता है, यही कह रहे हो, ठीक, कर दो। बट क्या कौन सा रीड करने लगे हो जी, time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified, where by the contract a promiser is to perform his promise, the promiser seller हो गया, promiser is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time. तो इसमें ये कहाँ लिखा है सेलर इज गोइंग टू आस्क, अगर पूछ नहीं रहा, लास्ट लाइन क्या एग्जैक्टली क्या लाइन है, the engagement must be performed within a reasonable time, start is shown where by the contract a promiser is to perform his promise without application by the okay, तो लास्ट फर्स्ट वर्ड इज रेड इन कॉन्सोनेंस विद द लास्ट लाइन, ओके। आगे नेक्स्ट 47 पढ़ दो, 48 पढ़ दो एक बार।
application for performance on a certain date to be at a proper time and place. Where a promise is to be performed on a certain day, इसमें date fixed है, and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee. It is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place within the usual hours. Day fixed है, उसके बाद promisee apply करेगा किस time पर. 49 में place for the performance of promise where no application to be made and no place for performance. तो ये कि buyer जहाँ पे apply नहीं करेगा उसमें पैसे. हम ऐसे ले सकते हैं कैसे? अगर मैंने आपको बोला अब सामान आपने मुझसे खरीद लिया, सपोजली आपने मुझसे कोई सामान खरीदना है ना, अब मैंने उसकी डिलीवरी करनी है, अब मतलब आई मीन हम लोगों में भी डिलीवरी को लेकर कोई बात नहीं हुई है, मैंने आपको मिलाया फोन, ठीक है, और तो कोई चीज सेंस ही नहीं बना रही है यार। जहाँ पे लड़ाई हो जाएगी तो सोगा कि मान लेना। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे देखें कि सेलर जो है वो बायर को बोल रहा है, सुनो 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 एक बार, सेलर जो है वो बायर को फोन मिला रहा है कि सामान ले लो, सामान ले जाओ, अगर ऐसे ऐसे कर रहा है कि सामान रेडी है ले जाओ, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं था, जब सामान रेडी होना था तभी फोन जाना था, मेरा सामान रेडी हुआ, मैंने आपको फोन मिलाया, आप बायर हो, आपने बोला हाँ ठीक है, ठीक है, तो आज वो फिर आगे से बायर बोलता है ठीक है कल डिलीवर कर देना, एक बार सुनो, और बायर ने आगे से बोल दिया कल डिलीवर कर देना, तो तब सेलर डिलीवर कर देगा, तो दोनों कॉन्सोनेंस में नहीं हो गए, एक बार देखो, बायर सेलर ने फोन भी मिला लिया कि सामान रेडी है, ठीक है, बायर ने आगे से ये भी वर्ड क्या कहता है, अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, और बायर ने फोन पे अप्लाई भी कर दिया कि कल करना, आज करना, जब मर्जी करना, लेकिन अब इसको कॉन्सोनेंस में पढ़ना तो कॉन्सोनेंस में तो पढ़ा जा रहा है ना, इसको दिक्कत तो है नहीं खास, मैं समझ गई आपकी बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा फिट कर पा रहा है, समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर इसको कॉन्सोनेंस में भी रीड करना चाहूँ, ऐसे 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 बोल दूं कि यार कल डिलीवरी कर देना यार, ठीक है, फिर आप जनरल रूल लेकर चलो, अगर दिस इज नॉट सैटिस्फाइंग योर कॉन्शियस, स्पेशल जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, ठीक है, ठीक है, जो मन को भाता है, जो मन को भाता कर लो, ठीक है। 36 रूल्स एज टू डिलीवरी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और सेक्शन 35 के आगे भी लिख लो नॉट एप्लीकेबल टू सीआईएफ, प्री के लिए मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट। Whether it is for the buyer to take the possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract, express or implied, between the parties. Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of sale. तो जनरल रूल क्या है कि जिस जगह पे सेल हो रही है, एक्चुअली सेक्शन 36 ना दो चीजों की बात करता है, सेल की भी, अग्रीमेंट टू सेल की भी, ठीक है। सेल क्या कहता है, यार आपने दुकान पे आए, आपको एक घड़ी पसंद आई, तो जनरल रूल क्या है कि उसी जगह पे डिलीवरी होगी जिस जगह पे सामान, जिस जगह पे सेल हुई है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sell, or if not, then if not in existence, at the place at which they are manufactured or produced. आपने किसी चीज को लेके सेल करी, खरीदी कोई चीज, तो जनरल रूल क्या है कि उसकी डिलीवरी उसी जगह पे होनी जिस जगह पे खरीदी है, और अगर किसी चीज को लेके अग्रीमेंट टू सेल में आए, हम जानते हैं अग्रीमेंट टू सेल दो चीजों का हो सकता है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों का एटीएस हो सकता है, जब एटीएस दो चीजों का हो सकता है, जो अभी है या कल को होनी है, जो अभी है तो उसकी डिलीवरी कहां पे मानी जाती है, जहां पे वो आपने एटीएस करा वहीं पे, और अगर कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसकी डिलीवरी की जनरल प्लेस क्या मानी जाती है, जहां पे वो बनेगी।
मैन्युफैक्चरर का प्लेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन की जो जगह होगी वहां पे। उन्होंने बोला अंटिल दैट थिंग इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखो आप देखो जनरल रूल क्या कह रहा है, ये देखो पहला तो ये देख लो, पहली लाइन तो इस चीज को अंडरलाइन करके रख लो, क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आप दुकान पे जाकर बोल देते हो घर पे डिलीवर कर देना, बात ही खत्म होगी ना यार। अगर ऐसी कोई बात नहीं हो रही तो ये सब चीजें पिक्चर में आएंगी ना यार। ना एक्सप्रेस है ना इम्प्लाइड है, तो ही पिक्चर में आएगा कि मैं क्या करूं, अब खरीद तो लिया, इसी करना क्या अब, ठीक है, पैसे तो भर दिए, अब कहां से लाना है। ये सब बातें तब पिक्चर में आएंगी जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट से हुआ ही नहीं कि यार घर पे दे जाओगे ना, या मैं कितने बजे ले जाऊं। गेट माई पॉइंट। चले, ओके आई विल डू दैट। हमने यहाँ पे देखा कि यार 3 जगह थी, अगर सेल है तो जहां पे सेल हुई वहीं से सामान खरीद, वहीं पे बिकेगा सामान। दूसरा, अगर एटीएस 2 चीजों का होता है, एग्रीमेंट उसका 2 चीजों का होता है ना पवनीत, फ्यूचर का भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग का भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग का जहां पे एग्रीमेंट सेल हुआ वहीं पे, और फ्यूचर का जहां पे चीज बन रही है वहां, बस ये मतलब है, ठीक है। आपने बोला मेरे को 100 टीवी चाहिए, अब 100 टीवी बने नहीं है। जनरल रूल क्या है कि अगर आपने बोला 100 टीवी घर पे पहुंचा देना तो वही लगेगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई, आपने बोला 100 टीवी अच्छा बनवा देता हूं, तो जनरल रूल क्या है, अगर अब कोई बात नहीं हुई, ना एक्सप्रेस ली ना इम्प्लाइड ली, तो 100 टीवी वहीं से चक्को जहां से बनने हैं। हाँ एक कर लो, किसी के पास ये शोरूम वगैरह होते हैं, उनके पास जाते हैं तो सैंपल पीसेस रखते हैं। तो आप इनको जाके ये बोलते हो कि मैं वो आपको ऐसा बोलते हैं, या आप चुप रहते हो बिल्कुल ही कि ऐसी कोई बात नहीं होती है कभी कि ये मेरे घर पे पहुंचा देना है मैं ले जाऊंगा, नहीं होती, नहीं भी होती कि आप उनको कुछ, अच्छा तो फिर इसका मतलब एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस क्या टर्म यूज है यहाँ पे ना, कॉमन सेंस होगी ना यार। यहाँ पे तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे क्या एक्शन ऐसे हैं, लिखवा रहे हैं यार एड्रेस, पता है ना घर पे भेजना है ना, इम्प्लाइड है, नहीं बोल रहे तो क्या होगा, लिखवा तो रहे हैं ना यार। पोज भी क्यों कर रहे हो ऐसे, मतलब मुझे क्वेश्चन ही नहीं सेंस बना रहा है। पुनीत डील करेगा, पुनीत जवाब देना। हाँ तब तो जवाब भी दे दो, फिर जवाब क्वेश्चन रेज किया तो जवाब तो दे ही सकते हो। हाँ हाँ जैसे आपने परचेज कर ली गेहूं, किसी का आटा लेना मैंने एमपी का, हाँ अभी मैं एमपी में बनेगी, एमपी मैन्युफैक्चर वहां होना है, वो आटा वही से आएगा, मैं एमपी में ले जाऊं उसको, तो मैं प्लेसमेंट वो नहीं होगा। लेकिन यार इन्होंने पहली लाइन जब लिख के छोड़ दी है, वो इसी कारण को पहले लिख के छोड़ दिया, ये सिर्फ प्रोविजन है हाँ कि वो प्लेस ऑफ डिलीवरी है, तो यूज में तो है नहीं है ये, बस तो वही तो पढ़ रहे हैं हम, पूरा सोगा ही रिडंडेंट सा है, ठीक है। ये आगे इन्होंने सबसे, इसमें देखो ना, आपको इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ा ही नहीं उन्होंने सीधी लाइन लिख दी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अगर कोई बात हो गई है ना तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं हुई तो नीचे जाओ। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, आप दुकान पे जाते हो, हाँ जब आप जाते हो किसी दुकान पे तो आप लिटरली डिमांड क्या करते हो, सपोजिवली फोन मांग रहे हो, आईफोन मांग रहे हो, यूएस थोड़ी लेने जा रहे हो, है ना। एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली पता लग रहा है ना यार कि ये इम्प्लाइड क्या है, कि यार मैं गई हूँ किसी दुकान में, मुझे वहीं से मिलनी है चीज, इम्प्लाइड है, यहीं पे लिखा गया इन्होंने। हम्म, 36 कर रहे थे ना हम। Where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer, but no time for sending them is fixed, the seller is bound to send them within a reasonable time। इतना लड़ लिया हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वेयर एक काम करेंगे हम, आफ्टर व्हेन वी हैव द नेक्स्ट क्लास विल लर्न देम, विल ट्राई टू फिगर आउट मींस कि ये वाले जो 31 से 40 वाले जो रूल्स होंगे ना, एटलीस्ट 40 कहां तक जाएंगे, 44 तक, जितने इंपॉर्टेंट है ना इसमें से इसको क्लास में याद कर लें, बस याद करना ही प्रॉब्लम है, मेंस में आने नहीं है ये।
कम थे बट थे तो यार, छुड़वा कैसे सकती हो? हाँ, रॉन्ग क्वांटिटी वाला क्वेश्चन इतनी बार आता है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज वाला कितनी बार आता है? 37, 38, 34, 37, 38, 39, 41, 42, ये तो बहुत आते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है रॉन्ग डिलीवरी वाला था, रॉन्ग क्वांटिटी वाला मेरे को वेगली याद आ रहा है कि था। और 42 में एक्सेप्टेंस को लेके है यार, नहीं एक ही था, एक ही था पुनीत उसमें, एक था सिर्फ रॉन्ग, और कोई क्वेश्चन ही नहीं याद आ रहा मुझे उसमें डाला हुआ मैंने। एनीवे आना है प्री में, ठीक है, चले आगे, ठीक है, चलो जाओ, करना है क्या आगे बता दो, करना है एक सेक्शन करा दूं, ये खत्म करा देती हूँ, है ना, ये खत्म तो करा देती हूँ। वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू क्लॉज 3, where the goods at the time of sale are in the possession of a third person, there is no delivery by the seller to the buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. पहले कर चुके हैं, yes, 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 done. Provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods. तो ब्रैकेट में बस लिख लो does not include documents. Nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document. हाँ ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, हमने अभी ऊपर वाला क्लॉज क्या पढ़ा है, क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि जब पोजेशन थर्ड पर्सन के पास है, ये सारा जो हमने पढ़ा है ना, ये सारा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि यार डिलीवरी कैसे करनी है, इनको लेके इन्होंने बोला कि यार चाहे गुड्स की डिलीवरी ना हो, अगर डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसफर से, हमने लिख रखा था कि यार डिलीवरी मानी जानी है, तो ये रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अगर डॉक्यूमेंट के ट्रांसफर से डिलीवरी मानी जानी है, एग्जांपल सीआईएफ, तब इन रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यस 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 यस, ठीक है, और लास्ट आ जाओ, फोर्थ, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर। व्हाट इज अ रीजनेबल आवर, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ रीजनेबल आवर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि रात को फोन करके बोल रहे हो सामान नहीं दिया। नेक्स्ट, unless otherwise agreed, the expenses of and incidental to putting the goods into deliverable state shall be borne by the seller. जब तक डिसाइडेड नहीं है तब तक they are going to be borne by the seller. खत्म, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बियरिंग, because stupid provisions थे थोड़े से, we spent a lot of time on, हाँ, act is stupid है, I know, I felt the same, but yeah, all the very 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 best. One word of English, Ishita, okay, you can write down mercurial, 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 mercurial होता है somebody who is very moody, ठीक है, somebody who switches moods like anything, so this is very commonly used word, I use it for all my friends, ठीक है, you can use it too, mercurial, MERCURIAL. Nirmala Sitharaman used this in a speech. Informal word है, actually somebody was not letting her speak, ठीक है, तो what happened,